और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ज़रूर बोर्ड में आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बोर्ड में आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंसिडर्ड टू बी बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कंप्लीट हुआ उसके बाद बिगिनिंग क्यों शुरू हुआ, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड को कंसिडर किया जाता है? ये CBSE 2016 के पेपर में आया हुआ है। उस गनिका रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग मेरे को ही बताने दो, ठीक है? मेरे को पता है आपको आता है, सुन लो, कीवर्ड्स बताऊंगा, ठीक है? कनिका, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो आपको आता है, मेरे को पता है, कई बच्चों को आता है, चैप्टर पढ़ा हुआ आपका कई बार। तो क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड को समझा जाता है कि वो बिगिनिंग है कोल्ड वॉर का? एंड डिस्कस द मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। ये सबसे पहली बात हम बताएंगे कि भाई द रिमार्केबल रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द एंड ऑफ द वॉर टाइम अलायंस। यहाँ से वॉर टाइम अलायंस ख़त्म हो जाता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लोग साथ मिलकर, मतलब कि USA और USSR साथ मिलकर के एक्सिस पावर से लड़ते हैं। एक्सिस पावर का मतलब हुआ जर्मनी, जापान और इटली। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस has entered the war in close collaboration with Soviet Russia against the fascist power. A close alliance was formed, forgetting all ideological differences. US, Soviet Union came very close to each other. तो ये तो डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि उस टाइम कोऑपरेशन था, तो आप इसको सिंपल एक कीवर्ड में लिख सकते हो कि US एंड सोवियत यूनियन या USSR कह लीजिए, कोलैबोरेटेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बस ये लिख लीजिए और उसको एक्सप्लेन कर लीजिए। आपको पता है कि US जो है और USSR जो है वो आइडियोलॉजिकली अलग थे। एक में कैपिटलिज्म था शुरू से ही, एक में कम्युनिज्म था शुरू से ही, एक लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करता था, एक कम्युनिस्ट था, एक कैपिटलिस्ट था, तो दूसरा सोशलिस्ट पावर था। तो ये सब बातें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसमें। ये म्यूट कौन कर देता है, इसका ध्यान रखिए, म्यूट ना। तो मैं बता रहा था आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में US और USSR एक साथ थे, इवन आफ्टर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। हमारा क्वेश्चन है कि क्यों कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, क्यों इसको समझा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। दूसरी बात लिखेंगे, दो बड़े पावर्स बन जाना, बिग पावर्स, टू बिग पावर्स। जब भी कोई टू बिग पावर्स होता है तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो कोल्ड वॉर इसी कंपटीशन का दूसरा नाम है। ये दो पावर्स सामने आए, वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर्स सामने आए, यहीं से कंपटीशन शुरू हो गया। कंपटीशन क्यों शुरू हुआ? जब भी आमने सामने दो बड़े लोग होते हैं ना, तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो आप इतना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ यहां पर
इतना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप सीधा सीधा इतना लिख सकते हैं कि कंपटीशन स्टार्टेड बिटवीन द टू सुपर पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर। दोनों राइवल ब्लॉक्स बन जाते हैं। उसके बाद तीसरी बात लिख सकते हैं, काफ़ी बड़े आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको यही सेम कॉपी कर देना है। आपको भेजा हुआ है, आज हम लोग 6 मार्क्स क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि भाई यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। दूसरा कि दोनों कॉम्पिटिटर जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि दोनों के बीच में वॉर हो। दोनों कॉम्पिटिटर ये नहीं चाहते थे कि दोनों के बीच में वॉर हो। तो ये बात ज़रूर लिखनी है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस ज़रूर लिखना है कि कोल्ड वॉर शुरू होने का कारण था लॉजिक ऑफ डेटरेंस। बोथ द कॉम्पिटिटर्स न्यू दैट इन वॉर देयर विल बी नो विनर, क्योंकि बोथ द कंट्रीज, बोथ द पावर ब्लॉक्स हैव न्यूक्लियर वेपन, सो देयर विल बी नो विनर। सबसे पहली बार कोल्ड वॉर वर्ड जो यूज़ किया गया था वो बर्नार्ड बारूच के द्वारा। बर्नार्ड बारूच अमेरिकन स्टेट्समैन थे, प्रोफेसर लिपमैन के नाम से फेमस थे। आपको बुक में नहीं मिलेगी ये बात। बर्नार्ड बारूच एक अमेरिकन स्टेट्समैन थे जिनको प्रोफेसर लिपमैन कहा जाता था। इन्होंने पहली बार कोल्ड वॉर का टर्म यूज़ किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्क्राइब किया कोल्ड वॉर को एज अ ब्रेन वॉर, एज अ प्रोपेगेंडा वॉर। तो कोल्ड वॉर एक ब्रेन वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर बन गया। फिर वही मीनिंग अगर आप लिखो तो बताओगे कि मीनिंग ये था कि दे नेवर वांटेड टू गो इनटू एक्चुअल वॉर। वन स्टेट और ब्लॉक ट्राइज टू गेन पावर, द कॉम्पिटिटर ऑल्सो कॉपीड। अगर यूएसए कुछ करती थी, आर्म्स बनाती थी, तो यूएसएसआर भी बनाती थी। ये कारण हुआ कोल्ड वॉर का। स्टार्टिंग में जब दोनों देश, दोनों पावर ब्लॉक्स एक्सिस पावर से जीत करके अपने अपने काम धंधे में लगते हैं, तो दोनों ने ही वेपन्स बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। ये दोनों को ही लगने लगा कि यार अब तो कोई बड़ा नेशन है नहीं जिसके खिलाफ ये सामने वाला बॉम्ब बना रहा है, आर्म्स बना रहा है, एमिनिशन बना रहा है, तो ये ज़रूर मेरे लिए बना रहा होगा। ये गलतफहमी, ये कम्युनिकेशन गैप, ये मिसकम्युनिकेशन ही कोल्ड वॉर को जन्म देता है। अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। तो सबसे पहली बात कि दो मिलिटेंट पावर ब्लॉक्स बनाना, एक का नाटो, एक का वर्सो पैक्ट, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होना। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनको लगने लगा कि कहीं उनके ऊपर रशिया ना हमला कर दे। जो ईस्टर्न कंट्रीज थी उनको लगने लगा कहीं यूएस ना हमला कर दे। इसीलिए दोनों ही तरफ के लोग जो हैं वो एक साथ होने लग गए और यही पावर ब्लॉक्स बनना और यही एक दूसरे के ट्रस्ट को खो देना ही कहेंगे हम के origin of the Cold War था। Russian communists at the very start of their Bolshevik revolution in 1917, इन्होंने Bolshevik revolution में जो एटीट्यूड था वही एटीट्यूड दोबारा शुरू कर लिया। इनको लगने लगा कि कैपिटलिस्ट हमारे दुश्मन हैं और यूएस को लगने लगा कि जो ये कम्युनिस्ट्स हैं, जो ये सोशलिस्ट्स हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। Soviet Russia in 1942 proposed to the Western powers to open a second front for fighting against the Nazis in Europe, but England and France did not accede to it. 1942 में रशिया ने यूएस से बात की थी कि वेस्टर्न फ्रंट से
एक सेकेंड फ्रंट शुरू करो जहाँ से हम लड़ेंगे। मगर इंग्लैंड और फ्रांस ने मना कर दिया। इससे भी यूएसएसआर को ठेस लगी। यूएसएसआर को लगा कि यार ये लड़ाई तो कर रहे हैं लेकिन सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। यूएस ने और ब्रिटिश पावर ने मिलकर के बाल्कन पेनिनसुला की तरफ से लड़ाई करी और नाजीज को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं वॉर के बीच में भी इन लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में यूएसएसआर ने लगभग जीत ले ली थी जापान के ऊपर। बीच में अचानक से अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल देता है और जीत का जो सेहरा है वो बंध जाता है यूएस के सर पर। जैसे कैसे सपोज़ कीजिए कि मैच जो है वो बहुत अच्छा खेला, मान लीजिए कि किसी ने शतक बनाया, सपोज़ कीजिए विराट कोहली ने, और जब जीतने के लिए 40 रन चाहिए थे तो आउट हो गया। उसके बाद धोनी आया और धोनी ने आकर के 2-3 ओवर में ही जिता दिया। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जीत का सेहरा जो है वो धोनी के सर पे बंध जाता है कि भाई धोनी ने फिनिशिंग करी, धोनी ने ये करा, धोनी ने वो करा। लेकिन मेन गेम जो है वो विराट कोहली ने खेला। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि मेन गेम जो है वो यूएसएसआर ने खेला, मगर लास्ट में यूएस ने एटम बॉम्ब्स गिरा करके और सारा नाम अपने क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, जापान को हमने हराया, जबकि जापान सरेंडर करने को भी तैयार था। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा था कि ओरिजिन ऐसे हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं थे। कम्युनिकेशन सही ना होने के कारण ऐसा लग रहा था कि आगे चल के सब कुछ ठीक नहीं चलेगा, और वही हुआ। Soon after the Second World War, both the Soviet Union and Western countries began to make efforts to enlarge their areas of influence. इन्होंने पावर कैंपिंग करना शुरू की, इन्होंने दूसरे देशों को साथ मिलाना शुरू किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और यही ओरिजिन है। अगर एक बंदा जो कि पहले 4 कंट्रीज़ के साथ था वो 8 कंट्रीज़ कर ले तो सामने वाले को तो डर लगेगा ही, भाई वो 8 कंट्रीज़ को साथ क्यों ले रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर हो जाता है। आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे कंपटीशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंपटीशन, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, मिसकम्युनिकेशन, feeling of elimination to the capitalists by USSR. दोनों स्टोरी आप लिख सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, नाजीज को हराने के लिए जब यूएसएसआर ने आगे बढ़कर पेशकश रखी तो मना कर दिया इंग्लैंड और फ्रांस ने, या वो भी बात लिख सकते हैं जापान वाली। फिर लिख सकते हैं कि कैंपिंग, पावर एक्यूमुलेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय बोथ द पावर कैंप्स, सीक्रेट ऑफ एटॉमिक वेपन्स डिस्क्लोज्ड बाय अमेरिका टू इंग्लैंड बट नॉट टू द सोवियत यूनियन। अमेरिका ने इंग्लैंड को सीक्रेट बताया न्यूक्लियर वेपन का, लेकिन यूएसएसआर को नहीं बताया। यूएसएसआर को खटका कि क्या चक्कर है भाई, ये आपस में शेयर कर रहे हैं आसपास में, लेकिन मुझे नहीं बता। तो कई कारण हैं, बुक में तो बहुत कम कारण लिखे हुए हैं, कई कारण हैं जिनके कारण कह सकते हैं जेलसी हुई लोगों में, दोनों पावर ब्लॉक्स में जेलसी होने लग गई। USA, Great Britain and France got into one camp to oppose USSR. कई बार मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो प्रोग्राम्स में ये मीडिया वाले तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एक दूसरे से लड़ाई करवाने का, आप समझ ही सकते हो।
तो ये सब रीज़न है कि जो कोल्ड वॉर है वो बढ़ा और कोल्ड वॉर का ओरिजिन हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे पैसेज वाला, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पैसेज वाला है। एक बार मैं आपको पैसेज के क्वेश्चन भी करना सिखाता हूँ, पढ़िएगा इसको। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर, राइवलरीज, मिलिट्री अलायंसेज एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर. These were accompanied by a real ideological conflict as well as a difference over the best and most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. Why is a war-like situation called Cold War? देखिए, इसका पैराग्राफ से कुछ खास लेना देना नहीं है, आपको सिंपली बताना है कि ऐसे सिचुएशन को कोल्ड वॉर कहा गया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें प्रोपेगेंडा वॉर, टेंशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन लिखा हुआ है, बस जिस जो कि पैराग्राफ में नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ये सोचना है कि भाई पैराग्राफ सिर्फ एक समझने के लिए है, सारे आंसर उसमें से नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई वन मिलिट्री पैक्ट ईच साइंड बाय ईच ऑफ द टू सुपर पावर्स टू बैलेंस द पावर राइवलरीज। तो मिलिट्री पैक्ट का आंसर तो पैराग्राफ में नहीं था, नेटो यूएसए का है और वर्सो पैक्ट यूएसएसआर का, ये आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंटेड बाय द राइवल ब्लॉक्स, ये कई बार आप डिस्कस कर चुके हैं जो कि पैराग्राफ में नहीं है। दोनों ब्लॉक्स की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, कई बार डिस्कस किया है। डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म ऑफ यूएसए एंड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ऑफ यूएसएसआर, कई बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर पर आएंगे, 2015 में पेपर में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कोल्ड वॉर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में तय है, आएगा ही आएगा। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय इंडिया इन कीपिंग द नॉन अलाइन मूवमेंट अलाइव एंड रेलेवेंट। बहुत सिंपल है, आपने कर लिया है, नैम की बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 60 साल कांग्रेस ने नैम को स्ट्रेच किया, नॉन अलाइन मूवमेंट को अलाइव रखने के लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, सबने इसको स्ट्रेच किया, तो सरवाइव किया नैम, एक्टिव रोल प्ले किया इंडिया ने। 83 से 86 के बीच इंडिया ने नैम को और रिस्पेक्टेबल बना दिया। चेयरमैन इंडिया के थे, इन्होंने बहुत प्रमोट किया। इंदिरा गांधी प्रोवाइडेड अ डायनेमिक एंड कोहेसन टू द नॉन अलाइन मूवमेंट। काफ़ी सपोर्ट इंडिया की वजह से दूसरी कंट्रीज़ ने किया। जब 91 में 1991 में आगे आप पढ़ेंगे, जब सोवियत यूनियन अलग हो जाता है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तब भी नैम कायम रहता है। 10th समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जो हैं, वो कहते हैं स्पीच में कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाने से नैम को कोई खतरा नहीं होगा, नैम कभी ख़त्म नहीं होगा। नरसिम्हा राव ने ये तक कह दिया। आज भी इंडिया नैम का बहुत बड़ा मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, वैसे ही मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। फरवरी 1995 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी, इन्होंने बहुत फुल फेथ, बाद में ये आपको पता ही है राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रेसिडेंट भी बनते हैं, इन्होंने फुल फेथ दिखाया। The short-lived BJP government lost no time in starting India's continued faith in NAM and it resolved to remain as an active participant in NAM. यहाँ तक कि बीजेपी बीच में आई थी कुछ टाइम के लिए, उसने भी फेथ दिखाया। 96 में प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल बने थे, उन्होंने भी कमिटमेंट रखी। 12th असाइनमेंट हुई थी, 12th नॉन अलाइंड समिट हुआ था, उसमें भी इंडिया ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए बात आगे रखी। 15th समिट में भी 2009 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
2012 में 16th नैम समिट को जब एड्रेस कर रहे थे, तब भी उन्होंने इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए नैम के योगदान की बात की कि नैम बहुत ज़रूरी है। 2016 में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, टेररिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो नैम जो है वो पहले तो पावर कैम्प्स के अगेंस्ट बना था, धीरे धीरे नैम जो है वो और दूसरी चीज़ों के लिए संग्रह करने लगा, दूसरी चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगा। NAM is still there, no doubt India is a motivating spirit behind NAM. It has always supported NAM, its policies and plans. तो आज भी इंडिया का जो NAM है, इंडिया जो है वो टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, इन सब के अगेंस्ट बात करता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना था। उसके बाद हम लोग सपोज देयर हैड बीन क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 CBSE 2015 में ऑप्शन में आया हुआ है। देयर हैड बीन नो कोल्ड वॉर, हाउ वुड दैट सिचुएशन हैव अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कह रहे हैं सपोज करो कोल्ड वॉर होता ही नहीं, हॉट्स क्वेश्चन होता ही है। इस तरह का क्वेश्चन जो सपोज करो वाली बात आती है, ये हॉट्स क्वेश्चन होती है, सबके बस की बात नहीं होती है। जिसको चैप्टर अच्छे से समझ में आया वही कर सकता है इन क्वेश्चंस को, इसीलिए ये ऑप्शन में देते हैं। तो क्वेश्चन हुआ कि किस तरह से इफेक्ट करा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को करेगा अगर कोल्ड वॉर नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तो हम लोग, अभी भी तो कोल्ड वॉर नहीं है, तो अभी भी तो हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, हम ग्लोबल पॉवर्टी के अगेंस्ट हैं। अभी कोरोना एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ये लिख सकते हैं कि हम लोग कोरोना के अगेंस्ट होते नैम बनाकर। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, कॉलोनिस्ट की इंपीरियलिज्म को अपोज करने के लिए, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें फेथ दिखाने के लिए। अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तो हम लोग ये सब करते। अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तो हम सब ये सब करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडिया कुड नॉट अफोर्ड टू स्नैप इट्स रिलेशन विद ईदर ऑफ द टू ब्लॉक्स। If there had been no Cold War, there would have been no need of adopting the policy of non-alignment. कोल्ड वॉर नहीं होता तो शायद नैम नहीं बनता, बट फिर भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होते, हम सपोर्ट ज़रूर करते एक दूसरे को कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए। फ्रेंडली रिलेशंस, ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस होते कंट्रीज़ के साथ। कश्मीर इशू एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान का, और ये इशू कोल्ड वॉर की वजह से पेंडिंग रह गया। कोल्ड वॉर की वजह से यूँ पेंडिंग रह गया क्योंकि यूएसएसआर जो है वो तो सपोर्ट करता था इंडिया को, लेकिन कश्मीर इशू पे यूएसए सपोर्ट नहीं करता था। उसके पीछे भी कई कारण हैं। अगर हम नैम ना बनाकर यूएस को सपोर्ट कर देते तब भी प्रॉब्लम होती। यूएस तो सपोर्ट करता, फिर यूएसएसआर सपोर्ट नहीं करता, वीटो यूज कर देते। कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका ऑलवेज साइडेड पाकिस्तान। तो ये सब चीज़ें रहीं जिसकी वजह से अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी। Active participation in international politics. If there had been no indifference in the attitude of Pakistan due to Cold War, India would have more actively participated in international politics. हमारा और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता, तो कोल्ड वॉर ना होने पर सारी चीज़ होती। हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती, नॉन अलाइनमेंट हम नहीं करते तो हमारे फ्रेंडली रिलेशन सारे स्टेट्स के साथ होते। ये कश्मीर इशू शायद सॉल्व हो गया होगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम ज़्यादा एक्टिवली सपोर्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, सीबीएसई 2019 में आया सिर्फ 2 साल पहले, ईच फॉर द आर्म्स रेस एज वेल एज आर्म्स कंट्रोल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर।
देखिए कुछ चाह होगा क्या. मेन 3 रीजंस फॉर द आर्म्स रेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. आर्म्स रेस क्यों हुए? आर्म्स रेस कोल्ड वॉर के दौरान बताया, कंपटीशन. ज्यादातर अलायंसेस चाहते थे कि हम पे मैक्सिमम आर्म्स हो. दे वर अफ्रेड ऑफ ईच अदर. मैक्सिमम आर्म्स, अफ्रेड ऑफ ईच अदर. दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर द ऑपोजिट अलायंस विद द हेल्प ऑफ आर्म्स. इसीलिए आर्म्स रेस हुआ. आर्म्स कंट्रोल क्यों हुआ? डर. दे न्यू दैट वॉर विल बी डेंजरस. सेल्फ कंट्रोल करना जरूरी है. एटॉमिक वॉर अगर हो गया तो दोनों ही देश नहीं बचेंगे, दोनों ही कैंप्स नहीं बचेंगे. तो इसीलिए उन्होंने आर्म्स कंट्रोल भी करा. आर्म्स बनाने का कारण था कंपटीशन. आर्म्स बनाने का कारण भी डर था और आर्म्स कंट्रोल करने का कारण भी डर था. इसमें कुछ ट्रीटीज की बात कर देंगे, LTBT, NPT की बात आप चाहो तो कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से, NIEO से. व्हाट आर द मेजर थीम एंड इश्यूज ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो CBSE 2017 में ये क्वेश्चन NIEO का आया हुआ है. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वेश्चन कहता है कि सर्कमस्टेंसेज विच गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्यों बना? NIEO क्यों बना? क्वेश्चन ये उठता है कि NIEO क्यों बना. तो आपको सबसे पहले पता है LDCs के लिए बना. थर्ड वर्ल्ड ने बनाया, नैम वाली कंट्रीज ने फर्स्ट 2 वर्ल्ड्स के अगेंस्ट, यानी USA और USSR के अगेंस्ट. इन्होंने परसिस्टेंट डिमांड्स रखी रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि इनको LDCs को प्रॉवर्टी, स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट और बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना था. इसलिए NIEO बना. वो देख रहे थे कि ये जो सुपर पावर्स हैं ये सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं. अपना सामान हमारे यहाँ बेच करके फ़ायदे में निकल जाते हैं. सब कुछ अपना, इनका सब चीज़ में अपना फ़ायदा हो बस. इनको देश से कोई, दूसरे छोटे देशों से कोई मतलब नहीं है. इसीलिए NIEO आया कि उनको भी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले, फेयर एंड जस्ट इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी ग्रो करने के लिए आप कोई फंडामेंटल तरीका निकालिए, ऐसा उनको कहा गया. लेकिन उन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई. हमें भी कैपिटल रिसोर्सेज दीजिए, कॉलोनियलिज्म से बाहर निकले. आप लोगों ने हमें बर्बाद किया है तो आप लोग हमें ग्रो कीजिए. आप हमें एरियाज़ दीजिए ताकि हम बेच सकें अपने सामान वहाँ पर. हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट मत कीजिए. मेजर थीम्स एंड इश्यूज ऑफ NIEO करके यहाँ पर पॉइंट्स हैं. इकोनॉमिक रिलेशंस रीस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है. डिमांड फॉर मोर इक्विटेबल एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. NIEO फिर कहता है कि हमें कोऑपरेशन चाहिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में. एंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हो, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड ख़त्म हो, हमें भी ट्रेड करने का मौका दिया जाए. सेल्फ रिलायंस, अ मेजर थीम ऑफ NIEO इज सेल्फ रिलायंस. द डेवलपिंग कंट्रीज वांटेड टू बी सेल्फ रिलायंट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. They want to achieve a new international economic order with a view of eliminating the existing partial and rich dominated international economic institutions. जो डोमिनेट करते थे उन लोगों से इन लोगों ने कहा कि भाई जो डोमिनेट करते हैं, जो रिच नेशंस डोमिनेट करते हैं, उनसे हमें अलग कीजिए, उनसे हमें डोमिनेंस से बाहर निकालिए. लेकिन NIEO जो है वो उसकी इनिशिएटिव वीक पड़ने लगी. उसका 2 कारण है. पहला कारण है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरा कारण है
कि नॉन अलाइंड कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी, यूनिटी नहीं रहा नैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डिड द टू पावर ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म देयर ओन अलायंसेस टू बिकम सुपर पावर्स। ऑब्वियस सी बात है, दो सुपर पावर्स ने अपने अलायंसेस बनाए, एग्जाम्पल देकर हमें बताना है। CBSE 2019 में ऑप्शन वो स्मॉलर स्टेट्स को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, दे वांटेड टू लिंक स्मॉलर स्टेट्स, सुपर पावर्स फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन, वेपन्स, इकोनॉमिक एड्स, उनसे उनको हेल्प मिलती थी। यूरोप दो हिस्से में डिवाइड हुआ, वेस्टर्न यूरोप में US, ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन, इसीलिए इसका नाम वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस भी पड़ा। ये सुपर पावर्स जो थे वो मिलिट्री पावर्स बनाते चले गए। 3 मिलिट्री पावर्स US के थे, नाटो, सीटो एंड सेंटो। सोवियत यूनियन ने वर्सा पैक्ट बनाया एंड ऑल्सो द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना मेड क्लोज रिलेशंस विद नॉर्थ कोरिया, इराक एंड नॉर्थ वियतनाम। आपने 9th स्टैंडर्ड में अगर इंडो चाइना पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि नॉर्थ वियतनाम का साथ दिया था USSR ने और साउथ वियतनाम का US ने, काफ़ी दिन तक लड़ाई चली थी। क्वेश्चन नंबर 8 फिर NIEO का आ जाता है कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। 3 रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD टू इम्प्रूव द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। एग्जैक्टली बुक में लिखा हुआ है, CBSE 2018 में आया है और यही क्वेश्चन CBSE 2015 में भी आया है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने फ्रंटल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्विंग द डेवलपिंग कंट्रीज, एक डेवलप्ड कंट्रीज, एक थर्ड वर्ल्ड जिसमें हम भी हैं। NIEO जो है वो रेसिस्ट करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से और उनको कहता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी पॉवर्टी, स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करें, हमारी हेल्प करें इन सब चीज़ों से बाहर आने में। NIEO ने रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात की ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी दीजिए, कैपिटल रिसोर्सेज दीजिए, क्योंकि कॉलोनियलिज्म में बर्बाद आपने किया है तो हमें डेवलप भी आप करोगे। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1972 में एक रिपोर्ट बनाता है, एक रिपोर्ट प्रपोज करता है कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को सुधारा जाए। 4 बात है वो इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। पहली बात कहता है कि LDCs जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की पावर दीजिए, विच आर एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। जब हम कॉलोनी थे तब से आप लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अब हम इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो आज भी पूरी तरह से नहीं पॉसिबल है कि वेस्टर्न मार्केट्स में हमें एक्सेस दीजिए। चाइना अपना सामान इंडिया में बेच लेता है, इंडिया नहीं बेच पाता। अमेरिका का, जापान का, ब्रिटेन का बहुत सारा सामान हम लोग ख़रीदते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन इंडिया का सामान उतने ज़ील के साथ, उतने पावर के साथ नहीं बिकता दूसरे मार्केट्स में। हमारे सामान को जैसे B ग्रेड फिल्में होती है ना, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, उस तरीके से देखा जाता है। तो इन्होंने कहा 1972 में ही कहा कि भैया हमें मार्केट दो, हम भी अपना सामान बेच सकें। मेक ट्रेड मोर यूजफुल फॉर द पुअरर कंट्रीज़। उसके बाद उन्होंने सबसे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कही कि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट घटाइए। वो अपनी बेकार टेक्नोलॉजी हमें बेच देते हैं और हमारी करप्ट गवर्नमेंट्स उनको ख़रीद लेती है। तो उनको कहा टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम कीजिए और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में हमें ग्रेटर रोल दीजिए। ये सब बातें जो हैं ये कही गई UNCTAD के माध्यम से अंडर NIEO।
तो एक NIO का क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर एक पैसेज क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप रीड करेंगे, आपको समझा दिया एक पैसेज क्वेश्चन मैंने। फिर एक पैसेज क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन, हाउ फार, क्वेश्चन नंबर 11, इज इट करेक्ट टू से दैट, ये भी हॉट्स क्वेश्चन है, CBSE 2016 में आया हुआ है। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से द इंटरनेशनल अलायंसेज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वर डिटरमिन्ड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर एंड द कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स? कितना सही होगा ये कहना? इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जो हमसे सपोज दैट और हाउ फार इज इट करेक्ट टू से, ये सब हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। ये सब नहीं कर पाते, जो रट रटा के जाते हैं उनके बस की ये क्वेश्चंस करना नहीं होती है। ये वही कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर को डिटेल में जाकर समझा है। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वर डिटरमिन्ड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर एंड द कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉलर स्टेट? कितना सही होगा ये कहना कि कोल्ड वॉर के टाइम पर जो इंटरनेशनल अलायंसेस थे वो डिटरमिन्ड थे सुपर पावर के रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि उन्हें रिक्वायरमेंट्स हैं स्मॉलर कंट्रीज़ की। तो ये आपका 4 पॉइंट बुक में एज इट इज़ दिया हुआ है कि स्मॉलर कंट्रीज़ वर हेल्पफुल, वो नेचुरल रिसोर्सेज देते थे, स्मॉलर कंट्रीज़ को बना लेते थे। मैंने आपको एक स्टोरी शायद सुनाई हो, जब मैं स्कूल में शायद चैप्टर पढ़ा रहा था, या नए बच्चों ने नहीं सुनी होगी, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं रज़ी इमाम, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। वो बहुत शैतान हुआ करता था स्कूल में। तो हम क्या करते थे, जो छोटे बच्चे होते थे ना, छोटी क्लासेस वाले, जब मैं बड़ी क्लास में था 10th 11th की बात, तो छोटे बच्चों से दोस्ती करते थे जानबूझ करके, क्योंकि उनको हमारा सपोर्ट चाहिए होता था। और छोटे बच्चों का टिफ़िन बहुत अच्छा होता है। घर से जो उनकी मम्मियाँ टिफ़िन भेजती थी, बहुत अच्छा, पराठे ले, उसमें फ्रूट्स होते थे, जेली, जैम, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हम क्या करते थे, 6th 7th 5th क्लास के बच्चों को अपना डिसिपल बना के रखते थे। उनको कोई ज़रूरत पड़ती तो वो हमारे पास शिकायत करते कि हमें वो ना बस में सीट नहीं मिल रही, हमें वो ऐसे नहीं करने दे रहा। हम जाके धमका देते थे दूसरों को, और बदले में वो हमें अपने टिफ़िन्स देते थे, पॉकेट मनी में से पैसे देते थे, कभी कैंटीन में समोसे खिला दिए। मेरा स्कूल काफ़ी बड़ा था, उसमें कैंटीन में सारी चीज़ें मिलती थी, चाउमीन, समोसे, ब्रेड पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, बहुत कुछ मिलता था, मैगी। तो वो अपना पॉकेट मनी लाते थे और हमसे कोई ना कोई काम निकाला, और हम भी जानबूझ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉलर स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप रखते थे ताकि वो हमें रिसोर्सेज दे सकें। तो समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया क्योंकि ऐसा मैंने भी किया है। पावरफुल था तो अपनी पावर का फ़ायदा उठाता था। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल मिल जाता है इनको। टेरिटरी मिल जाती है जहाँ से वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स लॉन्च कर सके। अभी देखिए ना, क्यूबा से करा था ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में USSR का अलाय था क्यूबा, तो अपने वेपन्स रख दिए, तो टेरिटरी मिल जाती है। ऐसा हमने भी किया, दिवाली में पटाखे रख देते थे उनके पास। स्कूलों में पटाखे फोड़ते थे तो पटाखे हमारे बैग चेक कर लेते थे टीचर्स आकर, कि जानते थे सबसे बदमाश यही हैं। तो हम क्या करते थे, जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनके बैग में, उनके लंच बॉक्स में पटाखे छुपा देते थे। अब हम लोगों का, सीनियर्स का, सबका बैग चेक हो गया, फिर भी पटाखे छूट रहे हैं स्कूल के अंदर। तो बात ही नहीं समझ में आती थी कि क्या चक्कर है। तो ये हम करते थे, हम जानबूझ करके अपने जो मिसाइल्स हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, वो सब हम लोग छोटे स्टेट्स के पास छुपा देते थे। अब बात समझ में आई होगी आपको। फिर हमें सुपर पावर्स को स्पाई करने का भी मौका मिलता था। छोटे बच्चों पे कोई शक नहीं करता, उनको कहीं भी भेज देते कि जाओ पता करो स्टाफ रूम में क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही। अब छोटे बच्चों से दोस्ती करने का बहुत पैसा मिलता था, बहुत फ़ायदा मिलता था। छोटे बच्चों को भेज दिया, जाओ कॉपी वॉपी के बहाने चले जाओ स्टाफ रूम में, अब बात सुनो। अब मैम को, टीचर्स को क्या पता कि छोटे बच्चे हमारे स्पाई हैं, वो सुनने आए हैं कि क्या प्लानिंग चल रही है। तो इस तरह से सुपर पावर्स भी छोटे स्टेट्स के को इस्तेमाल करते थे स्पाई करने के लिए। और मिलिट्री एक्सपेंसेस, स्मॉलर कंट्रीज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस।
जो खर्चे होते थे बम बारूद गोला बारूद खरीदने के, वो छोटे स्टेट से लेते थे कि अभी तुम्हें भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, अभी हमें खरीदना है सामान, हमें मिसाइल्स बनाने हैं, पैसा कहाँ से आएगा, तुम दो। तो इस तरह से स्मॉलर कंट्रीज़ जो हैं वो इनकी है। स्मॉलर कंट्रीज़ को क्या मिलता था? सिक्योरिटी मिलती थी, लोकल टेरिटोरियल अपोजिंग नेशन से सिक्योरिटी मिलती थी। जब पाकिस्तान ने यूएस का कैंप ज्वाइन कर लिया तो यूएस ने ज़िंदगी भर इस दोस्ती को निभाया, कश्मीर इशू को क्लियर ही नहीं करा, बड़ा तेज निकला पाकिस्तान। तो स्मॉलर कंट्रीज़ को वेपन्स मिलता था, इकोनॉमिक हेल्प मिलता था, तो ये सब चीज़ें मिलती थी। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गामिल अब्दुल नसीर सुकारनो क्वामे क्रूमा कहाँ के थे ये लोग, जोसेफ ब्रॉस टीटो, ये पहले भी हम कर चुके हैं। फिर पैसेज का क्वेश्चन सी है, तो ये पैसेज के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। और एक क्वेश्चन लास्ट में नैम का है जो एज इट इज़ क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं करा रहा। फिर पैसेज, तो पैसेज का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, पैसेज के क्वेश्चन खुद करेंगे। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि कोल्ड वॉर में काफ़ी डिस्कशन हमने कर लिया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब मैं रखूँगा टेस्ट। तो हम लोगों ने कोल्ड वॉर कंप्लीट कर लिया है, 3 क्लास तो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे लगाया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स के कीवर्ड्स जो मैं बार बार पढ़ाते हुए बताता हूँ उसको आप लोग अपने ही लैंग्वेज में इलैबोरेट करें, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, कीवर्ड्स को मार्क करने की कोशिश करें, पेपर में दिखे वो कीवर्ड्स, ताकि टीचर्स को ज़्यादा जहमत ना उठानी पड़े, ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन पढ़ करके, पूरा आंसर पढ़ करके। इस तरह से हम लोग कोल्ड वॉर कर चुके। अब मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन। ओके बाय।